हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट का एंशियंट सोसाइटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम जो हमारी तीसरी यूनिट है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें प्राचीन समाज के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा। थ्योरी नहीं करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, याद रखिए, चैप्टर की थ्योरी नहीं करा रहा हूँ। ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बनते हैं, जो ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। इसमें मैं आपको ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, इसकी पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभ्यता और शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो सभ्यता का जो अर्थ होता है वो आप सभी जानते हैं, सभ्य बनाना। ठीक है, यानी सभ्य होना। पहले क्या होता था, जब मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में था, तो आदिम अवस्था में क्या था, वो कहीं ना कहीं सोशल नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है, ग्रुप में, समूह में नहीं रहता था, इधर उधर जंगलों में भटकता था। कभी अ, कंदमूल खा लिए या फिर कोई जानवर मिल गया उसको मार के खा लिया। गुफाओं में सो जाएगा, कहीं भी रह लेगा, मतलब एक बेकार, एक जंगली, एक बर्बर अवस्था में रहता था आदमी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान हुआ, प्रकृति का ज्ञान हुआ, समय बीतता गया, वो सोशल होने लगा, सामाजिक होने लगा, लोग फिर ग्रुप में रहने लगे। ठीक है, एक साथ रहने लगे। और जो पहले की खाना बदोश वाली जिंदगी थी उसको छोड़कर एक सभ्य जिंदगी जीने लगे। ठीक है, इसी को हम सभ्यता से जोड़ के देखते हैं। यानी कि जब हम आदिम अवस्था से बाहर निकल जाते हैं, बर्बरता और जंगलीपने से बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभ्य हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लैटिन भाषा में सभ्यता को सिविक्स और सिविटास से व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ होता है शहर में रहना। यानी कि लैटिन भाषा के अनुसार शहर में रहने को कहीं ना कहीं सभ्य सभ्य की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसा है। इस प्रकार सभ्यता का एक नगरीय जीवन की ओर इशारा है। आप समझ जाते हो कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं सभ्यता का मतलब नगरीय जीवन से जोड़ के बताया जा रहा है। ठीक है, नगरीय जीवन यानी जो शहरी जीवन होता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे। सभ्यता का अर्थ विकास, एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा है जहाँ मनुष्य जो है वो अपने आदिम जीवन जो पहले जीता था उसके विपरीत, यानी उसके अपोजिट हो जाता है। पहले क्या था, एक आदिम अवस्था में था, उसको जानकारी नहीं थी, इधर उधर भटक रहा है, जंगलों में रह रहा है। ठीक है, वस्त्र भी नहीं थे, कपड़े नहीं थे, जानकारी नहीं थे, पत्ते वगैरह लपेट के घूम रहे हैं, कोई गुफाओं में रह रहे हैं, इस तरीके की जिंदगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो इस जिंदगी से बाहर निकला, इसके विपरीत एक जगह टिक कर रहने लगे, परमानेंट खेती करने लगे। ठीक है, समाज में रहने लगे, ये सारी चीजें आई, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो आदिम से सभ्य बन गया। ठीक है, सभ्यता से जुड़े लोग विशेष समूह में रहते थे। ठीक है, ये विशेष ग्रुप में रहने लगे थे, और कुछ इनकी विशेष गतिविधियां होती थी जिसमें वो संलिग्न पाए जाते थे। पुरातत्वविद जो है वो सभ्यता को शहरीकरण और राज्य निर्माण जैसी विशेषताओं से जोड़कर देख, क्योंकि उनका नजरिया जो है वो अलग होता है, ये शहरीकरण से जोड़ के देखते हैं। प्रारंभिक सभ्यताओं में पुरातात्विक अनुसंधान जो है वो शहरों की खुदाई पे केंद्रित था। आपको पता है कि जो भी हमारे पुरातत्वविद होते हैं या जो हमारे इतिहासकार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, विभिन्न शहरों की खुदाई करते हैं। खुदाई में उनको जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेष से वो जानकारी निकालते हैं और उस पे उसके बाद वो इतिहास लिखते हैं। ठीक है, क्रम से। तो जो पुराने जो शुरू की सभ्यताएं थी, प्राचीन जो सभ्यताएं थी, उसमें जो पुरातात्विक अनुसंधान था, उसमें शहरों की खुदाई की गई थी, उसी पे वो केंद्रित था। इसलिए शहरों और राज्य के संगठित समाजों के संदर्भ में सभ्यता की उत्पत्ति की व्याख्या करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब भी हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो शहरों से रिलेट होगा। जो पुराने हमारे जो संगठित समाज था उससे रिलेट करके ही इसकी उत्पत्ति को देखा जाएगा हमेशा। इस तरह की शहर आधारित सभ्यताओं को कुछ सामान्य विशेषताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। सामान्य विशेषता क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि समाज में ज्यादातर समतावादी है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। ज्यादातर अगर हम बात करें मेसोपोटामिया और मिस्र, तो ये एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, इसी आगे इसी चैप्टर में हम मेसोपोटामिया को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बेसिकली सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, सभ्यता क्या होता है। समाज जीविका के लिए कृषि और गैर कृषि दोनों गतिविधियों में संलग्न था।
क्या था भाई, हर व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए यानी अपनी रोजी रोटी अपनी लाइफ चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है जिससे कि उसको आय प्राप्त होती है। तो उस समय में जो समाज था वो कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की गतिविधियों में संलग्न था। जिसके बाद क्या होता है कि राज्य द्वारा कराधान, कराधान का मतलब होता है टैक्स लगाना। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार या सत्ता से है, ठीक है। सत्ता जो है, जो भी सत्ता में उस समय में रहे होंगे, जो राजा रहे होंगे, वो पूंजी संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, ठीक है, कराधान करते थे। ये समाज लंबी दूरी और आंतरिक व्यापार भी करते थे। या यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, ये कृषि भी करते थे, गैर कृषि काम में भी संलग्न रहते थे, और ये व्यापार भी करते थे। व्यापार जो था दो तरह का था, एक तो इनका लंबी दूरी का व्यापार भी था जो बहुत दूर दूर से किया जाता था, और एक आंतरिक व्यापार भी जाता था जो मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर भी व्यापार होता था, ठीक है। दोनों तरह के व्यापार थे। जो गॉर्डन चाइल्ड है, ये कहते हैं कि सभ्यता की शुरुआत जो है, ठीक है, ये कहीं न कहीं सभ्यता की शुरुआत के बारे में बताते हैं। ये किससे जोड़ के बताते हैं? ये कहते हैं कि ये शहरीकरण से जोड़ते हैं हमेशा सभ्यता को, ठीक है? ये सभ्यता को शहरीकरण से जोड़कर देखते हैं। इनका ये सुझाव था कि नवपाषाण क्रांति के बाद एक शहरी क्रांति हुई थी, ठीक है? नवपाषाण क्रांति जो थी उसके बाद एक शहरी क्रांति हुई थी, और फिर उसमें शहरीपन जो था वो बढ़ा था। चाइल्ड जो है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि उत्तर नवपाषाण काल में उन शहरों का विकास देखा गया जो पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले थे। अब देखो, यहाँ पे उत्तर नवपाषाण काल का मतलब क्या है, नवपाषाण काल, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में बांट के भी देख सकते हैं। नवपाषाण काल से पहले की जो चीजें थी उसको पूर्व के रूप में लिखेंगे, पूर्व, और इसके बाद जो चीजें आई हैं उसको उत्तर लिखेंगे। उत्तर का मतलब यहाँ पे बाद से है, ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल के बाद उन शहरों का विकास देखा गया है जो पिछली बस्तियों की तुलना में ज्यादा घनी आबादी वाले थे, यानी जिन शहरों की आबादी ज्यादा थी उनका विकास हुआ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे मेसोपोटामिया पे। यहाँ पे हमने बेसिकली सभ्यता वगैरह ही समझा है, और ये ज़्यादातर सभ्यता और शहरीकरण पे आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हिंट वगैरह दे दिया मैंने। यहाँ पे आपको समझना है, अपनी जो बुक है उसको पढ़ना है, आप पेपर में लिखने लायक हो जाओगे, आराम से कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, ठीक है। अब बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अगर आपने क्लास 11th में ध्यान से हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ पे भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है ग्रीक भाषा, या जो मेसोस शब्द है इससे लिया गया। मेसोस का मतलब होता है मध्य, यानी बीच में, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो पोटेमस होता है, पोटेमस का मतलब होता है नदियों का संयोजन। देखिए क्या था, दो नदियां थी, एक को बोला जाता है फरात और एक को बोला जाता है दजला, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है यूफ्रेटस और टिग्रिस, ठीक है। इस तरीके से इनके ये नाम भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, टाइग्रिस टिग्रिस दोनों ही नाम बोले जाते हैं। तो जो फजला, सॉरी, दजला और फरात के जो बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये दो नदियां हैं, ये मान लीजिए नदियां हैं। इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, ये यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ पे बसी हुई थी। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हुआ दो नदी, यानी कि जो फरात और दजला नदी थी इसके बीच में जो हिस्सा था उसको देखा जाता था, ठीक है, उसके बीच की जो भूमि होती थी। आज के समय में ये कहाँ पे, इराक में है, ठीक है, आज के समय में ये इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया को इन दोनों नदियों की देन माना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार देखें तो नवपाषाण से कांस्य युग की ओर संक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ये नवपाषाण से कांस्य युग की ओर संक्रमण हुआ था, कांस्य युग मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, वहां पे भी वीडियो देखिए। तो नवपाषाण से कांस्य युग की ओर जो संक्रमण हुआ, वो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था यहाँ से हुआ था, ठीक है। और इसने क्या किया, सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का भी निर्माण किया, ये भी माना जाता है। इस क्षेत्र में कई शहर राज्य शामिल थे जो कि अक्सर क्या होता था, आपस में सत्ता के लिए लड़ते थे। आप किसी भी सभ्यता में, प्राचीन सभ्यता में जाओगे तो वहां पे आपको ऐसा विवाद जरूर दिखेगा, सत्ता को लेकर, सत्ता के लिए लड़ना, ये हर जगह दिखेगा आपको। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता के रूप में मेसोपोटामिया के विकास के लिए अन्य कारक भी क्या है, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अन्य कारक क्या है इसको भी समझेंगे। देखिए, विभिन्न पारिस्थितिकी स्थितियों के कारण अलग अलग समय में अलग अलग तरह की स्थितियां रही हैं। मेसोपोटामिया को दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बांट कर हम देखेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो काफी बड़ी थी, इसको हम दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। ऊपर का हम उत्तर वाला हिस्सा देख सकते हैं और बाद में नीचे का दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था उसको जाग्रोस पर्वत और मध्य जो टिग्रिस थी इसके बीच का क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है।
इसको असीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है कि असीरिया पेपर में आ जाए, या कई बार ना कमेंट्स आ जाती है, छोटा सा टॉपिक दे देते हैं और बताइए इसके बारे में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था, जो नॉर्थ वाला भाग था, उसमें जाग्रोस पर्वत और जो मध्य टाइग्रिस था, ये वाला हिस्सा आता था, इसको असीरिया के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन दक्षिणी भाग की बात करें तो इसमें दो क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिणी भाग को हम दो क्षेत्रों में बांट के पढ़ेंगे, इसको दो हिस्सों में और बांट देंगे। एक है अक्कड़ और एक है सुमेरिया, ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया का सबसे दक्षिणी भाग है। और बेबीलोनिया भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। बेबीलोन जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक प्रमुख राज्य, एक मतलब राजनीतिक केंद्र बन गया था, काफी फेमस हो गया था। बेबीलोनिया जो था ये काफी फेमस हो गया था, व्यापार वगैरह जो था कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में भी इसको देखा जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और इसमें उत्तरी से दक्षिणी भाग की संक्रमण प्रक्रिया देखी गई, ठीक है। यानी उत्तरी भाग से विकास होते हुए दक्षिणी भाग में देखा गया, यानी एक क्रमिक था, एक के बाद एक होने वाली चीजें जो होती। लगभग 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन जो था वो पूरी तरीके से विकसित हो गया था, ठीक है। खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, और इसके कारण इस क्षेत्र में लगातार तीन कांस्य युग की जो संस्कृति थी उसका विकास हुआ था। वो तीन कांस्य युग की संस्कृति याद रखना है। एक तो था हसुना, ठीक है, उसका जो टाइम है वो है 6000 से 5500 ईसा पूर्व। दूसरा है समारा जो कि 5500 से 5000 ईसा पूर्व है। तीसरा है हलफ जो कि ये 5 है, ठीक है, 5500 से 4500 ईसा पूर्व। तो ये तीनों नाम याद रखना है, हसना, समारा और हलफ। इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। जो हसना था, इसमें क्या है, ये जो स्थल है ये इराक के जो नीनवे नीनवे प्रांत में स्थित है, ठीक है। और ये जो टाइग्रिस घाटी थी इसके पश्चिमी तट पर ये स्थित था। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले, सबूत क्या मिले, यहाँ पे घर मिले हैं, ठीक है, जो घर हैं वो मिले हैं। और इन घरों में क्या था, अलग अलग तरह के कमरे होते थे। और हसुना संस्कृति से संबंधित मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो कि सॉरी हाथ से बने होते थे, और उसमें चित्रित किया जाता था, यानी इसमें चित्र वगैरह चित्रकारी भी की जाती थी, जो कि मतलब उस समय के अनुसार देखा जाए तो काफी मतलब समृद्ध आप इसको मान सकते हो, ठीक है। दूसरी है समारा संस्कृति। ये मध्य टाइग्रिस क्षेत्र जो था यहाँ पे स्थित थी। ये वे समय था जब दक्षिणी मेसोपोटामिया की सीमाओं पर भी लोग बसने लगे थे, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा जो थी वो कम होती थी, इसलिए यहाँ पे खेती हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में क्या था कि सिंचाई के लिए कृत्रिम स्रोत पर ये निर्भर थे, यानी कि सिंचाई के लिए इनको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल स्रोत बनाने थे, जैसे कि नहर वगैरह बना देना या फिर अन्य तरीके से पानी को लाना था, ये था यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे हल्फिनियन संस्कृति की। इस संस्कृति की पहचान जो है वो सबसे पहले 5500 से 4500 ईसा पूर्व के आसपास टेल हलफ जो थे इनकी साइड पे की गई थी, ठीक है। स्थलों पर सतह पर उपलब्ध तांबे और तांबे से बने मोती पाए गए। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला था, सबूत क्या मिले थे, यहाँ पे सबूत मिले थे कि तांबा जो होता है, तांबा धातु, उससे बने हुए मोती यहाँ पे मिले थे। और ये एक तरह से ये काफी मतलब डेवलप आप मान सकते हो, ये उन्नत है ये, ठीक है, ये उन्नत थी ये सभ्यता। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार भी यहाँ पे मिले हैं, और क्षेत्र के लोगों ने उच्च स्तर की मिट्टी के बर्तन का उत्पादन किया। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन के सबूत मिले हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन थे। और मिट्टी के बर्तन जो थे वो हाथ से बनाए जाते थे, और उसमें चित्र किया जाता था, चित्र जो थे उसमें उसको चमकदार भी बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सबूत मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बसने की प्रक्रिया की बात करें तो लगभग ये 5000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। इस सम इस समय से पहले वर्षा की कमी के बावजूद ये क्षेत्र बसने के लिए बहुत दलदली था। अब यहाँ पे समस्या क्या थी, यहाँ पे वर्षा की कमी थी, और ये क्षेत्र बसने के लिए उतना अच्छा, उतना सही नहीं था। यहाँ पे जो वातावरण था, यहाँ पे जो पर्यावरण था वो काफी कठोर था, ठीक है। कठोर होने के कारण यहाँ पे मतलब बसना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बसे, ठीक है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहना सिंचाई के कृत्रिम साधनों को विकसित करने के बाद ही संभव हो पाया था, करके ही संभव हो पाया था। यहाँ पे समस्या थी, आपने देखा कि यहाँ पे बारिश जो थी वो कम होती थी। अब ऐसे में यहाँ पे एक खास बात और है, यहाँ पे वर्षा जो है वो कम हो रही है, लेकिन यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, जमीन तो उपजाऊ है लेकिन पानी, बारिश की कमी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि ये जमीन उपजाऊ है, इसका हम यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे पानी लाया जा सके। बारिश तो भाई इनके हाथ में थी नहीं,
तो ऐसे में क्या था, कृत्रिम स्रोत बनाए गए, यानी कृत्रिम जैसे नहर हो गई या कुएं वगैरह खोद दिए या फिर और किसी तरीके से पानी लाना, ये कृत्रिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, मेसोपोटामिया में रहने के लिए, सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों को विकसित किया गया। और यहाँ पे वर्षा जो थी वो कम होती थी, इस ठीक है, यहाँ पे मिट्टी जो थी उपजाऊ थी। तो इस उद्देश्य से नहरों की श्रृंखला खोद के पूरा किया गया, यानी कई सारी नहरें यहाँ पे बनाई गई, जिससे कि इस क्षेत्र की जो भूमि है, उर्वरक भूमि है, उसका पूरा इस्तेमाल ये कर पाए, ठीक है। यह क्षेत्र सबसे पुरानी कांस्य युगीन सभ्यता का मेन केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया वाला है, ठीक है। तो याद रखना आपको, दक्षिणी मेसोपोटामिया के बसने के साथ इस क्षेत्र में लगातार 3 नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। अब वो 3 कौन-कौन सी थी? पहली है अल उबैद संस्कृति, दूसरी है उरुक संस्कृति और तीसरी है जमदत नस्र संस्कृति, ठीक है। इसी का परिणाम ये हुआ था कि सुमेरियन सभ्यता जो थी, उसका उद्भव हो पाया था, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम मेसोपोटामिया में धर्म और समाज पर। तो मेसोपोटामिया में नवपाषाण काल के बाद कांस्य युग की ओर संक्रमण हुआ था। और इस समय क्या था, शिल्प विशेषज्ञता के प्रमाण मिले, यानी कि लोग जो थे वो स्किल्ड थे, ठीक है, स्किल थे, यानी कौशल था उस उनमें, वो शिल्प वाली चीजें वहां पे मिले हैं सबूत के रूप में। शिल्प विशेषज्ञता ने, इसमें एक्सपर्ट जो होते थे, सामाजिक स्तरीकरण को जन्म दिया। जब शिल्प शिल्प में अपने गहने वगैरह ये सारी चीजें बनाने भी आ जाते हैं, इसमें पत्थर की चीजें भी बनानी आ जाती है, इसमें बर्तन वगैरह भी आ जाता है, ये सब शिल्प के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो जब ये लोग इतने एक्सपर्ट हो गए थे शिल्प में, तो कहीं ना कहीं समाज में एक स्तरीकरण हो गया। स्तर का मतलब होता है ऊंचा स्तर और नीचा स्तर, लोगों के बीच में खाई होना, ये हो गया था। जिससे क्या हुआ कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित हो गई। उत्पादन और उसका पुनर्वितरण, इस पे जो नियंत्रण करने वाले थे, उन्हीं के पास सत्ता होती थी। इस प्रकार धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सत्ता के साथ साथ अभिजात वर्ग का मतलब होता है ताकतवर जो होते हैं वर्ग, इनके पास ताकत होता है पैसे की, पैसा भी होगा इनके पास, धन भी होगा, इनके पास ताकत होती है संसाधन की, और इनके पास ताकत होती है सत्ता तक पहुंच की, सत्ता में भी ये पहुंच होती है इनकी, ठीक है। तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सत्ता के साथ साथ अभिजात वर्ग के हाथों में उत्पन्न धन ने सामाजिक भेदभाव के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया, क्योंकि इनके हाथ में काफी धन आ चुका था। तो इस तरीके से समाज में एक ऐसा वर्ग भी हो गया जिसके पास इतना धन नहीं था, और एक वर्ग ऐसा हो गया जिसके पास बहुत ज्यादा धन था। जब ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति हो जाएगी, वो यहाँ पे हुई। संसाधनों का यहाँ पे असमान वितरण था, सबके पास संसाधन नहीं थे। इस और राजा, पुजारी, योद्धा जो थे, इनके लिए संसाधनों का पहले से बड़ा हिस्सा आरक्षित था कि इनको ही ये चीजें मिलनी है। तो ऐसे में भेदभाव जो था वो आना ही आना था, ठीक है। कुछ विद्वानों ने तो मेसोपोटामिया के कांस्य युग के समाज में वर्ग भेदभाव होने की भी बात की है, यानी समाज में ऐसे वर्ग थे जिनके बीच में भेदभाव था, ऐसा भी कहा गया है। मेसोपोटामिया के धर्म के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है, एक क्यूनिफॉर्म लिपि है, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो मिट्टी की एक क्ले थी, एक मतलब टैबलेट थी, उसमें मुहरों से प्राप्त की गई थी, कुछ साक्ष्य मिले, सबूत मिले। पुरातात्विक कलाकृतियों से उपलब्ध साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर विद्वानों ने दावा किया था कि मेसोपोटामिया का धर्म जो है वो दुनिया दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। यानी यहाँ के धर्म को इन्होंने दुनिया का सबसे पुराना धर्म बता दिया था, कि इन्होंने, ये जो इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा दावा कर दिया था। सबूत ऐसा बताते हैं कि मेसोपोटामिया में धर्म जो था वो एकीकृत नहीं था, राजा के स्तर पे अलग तरह का धर्म था, जनता के स्तर पे अलग तरीके का धर्म था, ऐसा भी बताया जाता है, ठीक है। राज्य स्तर पे अगर देखें और लोकप्रिय स्तर पे देखें तो धर्म के बीच में अंतर दिखाई देता है। और सुमेरियन शहरों में अपने अपने देवी देवता होते थे सबके, मंदिरों को इन देवी देवताओं का घर माना जाता था। इसलिए मंदिर की संगठन की देखभाल करने के लिए कई सारे जो लोग थे उनको नौकरी पे रखा जाता था, यानी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। शहर के जो मुख्य देवता हैं वो थे जिगुराट, थोड़ा नाम याद रखना है, जिगुराट, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर था, वहां पे ये देवता होते थे। उदाहरण के लिए उरुक में एक बड़ा मंदिर भगवान अनु को भी समर्पित था, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। बड़े मंदिरों में समारोह आयोजित होते थे, ठीक है, जैसे समारोह हो गए, पूजा पाठ, ये सब। साथ ही छोटे छोटे मंदिर भी होते थे, इन मंदिरों में देवताओं की पूजा होती थी, और वो भी विशेष समूहों के द्वारा की जाती थी। जो यहाँ के पुजारी थे, इन्होंने एक पंथ बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। कुछ धार्मिक विचारों को व्यवस्थित किया, एक साथ समायोजित किया, और एक अलग पंथ, एक अलग विचारधारा बनाने का भी प्रयास इन्होंने किया था। निप्पुर शहर, ठीक है, ये शहर है निप्पुर शहर, एकीकृत सुमेरिया का धार्मिक केंद्र बन चुका था, यानी सुमेरिया जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया था। 3 सबसे महत्वपूर्ण सुमेरियन देवता थे। एक तो थे एन, जो कि मतलब इनको संप्रभु भगवान माना जाता था सबके ऊपर।
दूसरा था एनिल, ये इनको माना जाता था कि ये ब्रह्मांड के नियंत्रण है, यानी ब्रह्मांड का पूरा नियंत्रण जो है वो इनके हाथ में है, कंट्रोल पूरा इनके हाथ में। तीसरे हैं एनकी, इनको पृथ्वी का स्वामी माना जाता था। तो तीन महत्वपूर्ण देव है इनके, देवता हैं एन, एनिल और एनकी, नाम याद रखना है। कुछ महिला देवी पंथ भी इस क्षेत्र में मौजूद थी। सबसे लोकप्रिय महिला की देवी की बात करें तो इन्ना होती थी, ठीक है, इसको प्रजनन की देवी माना जाता था। जैसे जैसे समाज में स्तरीकरण हो गया, यानी लेवल बनने लगे, वैसे वैसे देवताओं को भी एक क्रमिक स्थान देने दिया जाने लगा कि कौन से सबसे बड़े देवता है, कौन से उनसे छोटे देवता है, इस तरीके से क्रम दिया जाने लगा था, ठीक है। अब बात करेंगे शहरीकरण पे। शहरीकरण एक बस्ती में जनसंख्या की वृद्धि और एकाग्रता द्वारा चिन्हित है। यह आबादी क्या होती है, अलग अलग यानी विविध अलग अलग आर्थिक जो गतिविधि होती है उस पे लगी होती थी। जैसे कोई कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से अलग अलग गतिविधियों में थे, जिसमें परस्पर निर्भरता की स्थिति पैदा हो रही थी। ठीक है, हर कोई किसी ना किसी पे निर्भर होता है। आप आज के समय में अगर हम देखें, हमें अनाज जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं किसान उगा रहा होगा, तो किसान पे निर्भर हो गए, ठीक है, नौकरी के लिए किसी और पे। इस तरीके से उस समय में भी समाज में एक अलग अलग आर्थिक गतिविधियां हो रही थी, और सभी मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर हो रहे थे। शहरीकरण की सबसे जो मेन विशेषता है उसमें से एक था कौशल विशेषज्ञता, यानी यहाँ पे एक्सपर्ट हो रहे थे, ठीक है। एक्सपर्ट जो थे वो किस चीज में थे, स्किल में, यानी इनके पास स्किल थी। और दूसरा था श्रम विभाजन, दूसरी और आत्मनिर्भरता का अभाव, एक ये भी चीजें हो जाती है यहाँ पे। और उस समय के शहरों की विशेषता जो थी वो ये थी कि शहर जो थे वो ज्यादा जटिल थे, आर्थिक और सामाजिक संगठन था यहाँ पे। और जो शुरू की बस्तियां थी उनको विनियमित करना, वहाँ पे अरेंजमेंट करना, कानून बनाना, फिर कानून को वहाँ पे लागू करना, ये सारा काम जो होता था वो राजनीतिक संगठन का होता था, ठीक है। राजनीतिक संगठन जो सत्ता होती थी वही वहाँ पे कानून बनाना, उसको लागू करना और पूरी व्यवस्था समाज में बनाए रखने का करती थी। 3000 ईसा पूर्व की बात करें लगभग, तो सुमेरिया के क्षेत्र में कुछ बस्तियों ने बड़े शहरों का आकार ग्रहण कर लिया। कुछ बस्तियां थी वो बड़े शहर के रूप में बन गई थी, ठीक है, जैसे कि लगश हो गया, उर हो गया, उरुक, ये बस्तियां थी। धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, यहाँ पे व्यापारीकरण वगैरह ये सब होने लगा, यहाँ पे प्रवास होने लगा, अलग अलग जगह से लोग आने लगे, तो ये बड़े बड़े शहर के रूप में विकसित हो गए थे, ठीक है। तो इसके लिए इन शहरों को आकार में तेजी से वृद्धि और विकास के साथ साथ प्रवासन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया। यानी यहाँ पे तेजी से वृद्धि हुई, विकास हुआ, प्रवासन यानी प्रवास भी कर गए, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आने लगे, ठीक। शहर ने बाजार केंद्रों के रूप में कार्य किया। जो शहर थे ये बाजार केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे, यहाँ पे व्यापार होता था, और इस तरह जो अप्रवासी है उनके कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। शहर जो थे वो उत्पादन और पुनर्वितरण का भी केंद्र थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी चीजों की, वस्तु का निर्माण भी होता था, और उसको पुनर्वितरण, उसका व्यापार वगैरह भी होता था, ठीक है, ये चीजें थी यहाँ पे। अब बात करेंगे लेखन की। मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पे लेखन विकसित करने वाली दुनिया की सबसे पहली सभ्यता के रूप में देखते हैं इसको। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी लेखन था, चित्रात्मक लिपि थी वहां पे, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, हड़प्पा वाली। तो लेखन की उत्पत्ति उरुक संस्कृति के चित्रात्मक लिपि से हुई है, ऐसा माना जाता है। और लेखन को विकसित करने की पहल जो थी वो मंदिरों से हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि आर्थिक गतिविधियां होती थी और उसमें जो लेन देन होता था उसको लिखना होता था, और क्योंकि याद तो वो रहेंगी नहीं चीजें, तो इसीलिए उसको लिख लिया जाता था, तो इसलिए लिपि वगैरह जो थी ये बनाई गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विकास के इस स्तर पर पुरातात्विक साक्ष्यों का साहित्यिक स्रोत का साथ पूरा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि विकास के जो स्तर को हम देखते हैं तो उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो पुराने पुराने साक्ष्य मिले हैं, और साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं, उन दोनों से इसको पूरा किया जाता है। यूनिफॉर्म लिपि में लिखित ग्रंथ इस अवधि के दौरान जो थे वो मिले थे, और इस लिपि में इस समय तक ये लिपि जो थी वो काफी व्यवस्थित हो गई थी, और इसमें हिसाब किताब जो था वो रखा जाने लगा, ठीक है। उपलब्ध लिखित अभिलेखों से विस्तृत राजाओं की सूची प्राप्त हुई है, यानी जो अभिलेख मिले हैं उसमें राजाओं की एक लिस्ट मिली है। और इस प्रकार की अनेक सूचियां जो थी वो राजनीतिक घटनाओं के कालक्रम को भी निर्धारण के लिए उपयोगी है, क्योंकि विभिन्न राजा, पहले कौन सा था, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, इस तरीके से राजाओं का कालक्रम भी पता लग जाता है। लेखन के विकास से लेखकों का एक नया वर्ग भी उदय हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो ये चैप्टर था इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये जो मैंने वीडियो में बताया है यही चीज़ आपके पेपर में पूछी जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।